नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी पे और मैं हूँ आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम दिल्ली का दंगल में आज हम चर्चा करेंगे सम्मान राशि की, जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इमाम की तर्ज पर अब पुजारियों और ग्रंथियों को भी सम्मान राशि देने का ऐलान किया। पुजारियों और ग्रंथियों को सम्मान राशि देने के ऐलान ने दिल्ली राजनीति में तूफान ला दिया है। अब आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को लेकर चुनावी घोषणाओं की कड़ियों में एक और बड़ा ऐलान किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मंगलवार को नई दिल्ली के हनुमान मंदिर से पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत भी करेंगे, लेकिन इस पर भी अब सियासत गरमाने लगी है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव करीब है। लेकिन इससे पहले पूरा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनके साथ चर्चा करेंगे उनका तारुफ करा देते हैं। सबसे पहले एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता प्रणय शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा को लेकर चुनावी घोषणाओं की कड़ियों में एक और बड़ा ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद दिल्ली के पुजारियों और गुरुद्वारों की ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देंगे। उन्होंने कहा कि मंगलवार को नई दिल्ली के हनुमान मंदिर से पुजारियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। आपके पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देने की घोषणा पर बीजेपी ने हमला करते हुए कहा कि अब तक सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों को ये सम्मान राशि क्यों नहीं दी। बीजेपी के प्रवक्ता ने केजरीवाल की इस घोषणा को आपका चुनावी स्टंट करार दिया है। तो घोषणा भी अब तक क्यों नहीं दिया? मौलानाओं को तो वो 10 साल से दे रहे हैं, पुजारियों की सुध अब क्यों आई, चुनाव के समय क्यों आई? और केजरीवाल जो है वो झूठ का पुलिंदा परोसते। अभी कुछ दिन पहले ही किस तरह से स्वयं उनकी सरकार ने आम आदमी पार्टी द्वारा भराए जा रहे फॉर्म के फर्जीवाड़े को बेनकाब किया है। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने की सामने जो स्थिति प्रकट हुई है, उसको देखकर अब जो है डपोर शंखों की तरह घोषणाएं कर रहे हैं। आपकी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना सम्मान राशि देने की घोषणा पर कांग्रेस ने भी हमला बोला। कांग्रेस के पूर्व सांसद और नई दिल्ली विधानसभा से उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने इसे मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिखावे की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, ये तो घोषणाएं करते रहे, लेकिन ये तो सरकार चला रहे हैं 10 साल से, तो 10 साल से इन्होंने क्यों नहीं दिया? ये ग्रंथियों को और मंदिर के पुजारियों को जो उनको देना था, ये पहले भी दे सकते थे। और मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आज से कुछ 6-7 दिन पहले खुद मीडिया के ही कर्मचारियों ने, आपके मित्रों ने आके मुझसे पूछा था कि, और बाद में पता चला कि बहुत से मौलवी जिनको वक्फ बोर्ड में जो काम करते हैं, जो दिल्ली सरकार की स्कीम में हैं, जिनको ये लोग हर महीने तनख्वाह देते हैं, उनको 6-6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो जब आपकी एग्जिस्टिंग स्कीम है जिसमें आपको लोगों को पैसा देना है, उसके लिए तो आपके पास पैसा है नहीं, ये नया आप कहाँ से ले आएंगे? अरविंद केजरीवाल जी से मैं सवाल करता हूं कि भाई, जो आपको देना है, जहां पैसे खर्च करने हैं, जहां तनख्वाहें देनी है, वहां दे नहीं पा रहे हो। वहां दे पाते तो कुछ नया देते, हम मानते कि हाँ भाई ठीक बात है। उधर अरविंद केजरीवाल की पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए
महीना सम्मान राशि देने की घोषणा के बाद दिल्ली के इमाम भी अपने 17 महीने का बकाया वेतन जारी करने की मांग करने अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे। इमामों का आरोप है कि न तो दिल्ली सरकार उनका 17 महीने से रुका हुआ वेतन ही जारी कर रही है और न ही अरविंद केजरीवाल से मिलने ही दिया जा रहा। देखिए, मुलाकात नहीं हुई आज भी। ये लोग मुलाकात करना नहीं चाहते। असल में हम फिर आएंगे परसों, यानी 1 तारीख को फिर आएंगे। 9:30-10 बजे का वही टाइम रहेगा और इस बार जो है और ज्यादा से ज्यादा तादाद में आएंगे। नहीं, टाइम नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। ये असल में क्या है, ये लोग मिलना नहीं चाहते, इस मुद्दे को हवा देना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि भाई किसी तरह से हम सियासी मुद्दा बनाएं इसको, लेकिन ये चाह रहे हैं तो देखेंगे जैसा भी होगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा पुजारियों और ग्रंथियों को दी जाने वाली सम्मान राशि की घोषणा पर लोग भरोसा करें भी तो करें कैसे, क्योंकि इससे पहले दिल्ली के इमामों को हर महीने वेतन देने की घोषणा के हर्ष की कहानी। दिल्ली के इमाम अपने 17 महीने के बकाया वेतन की मांग केजरीवाल के आवास पर जाकर खुद ही बयां कर रहे हैं। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की बहरहाल अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, उसका इंतजार हो रहा है, लेकिन दिल्ली की सियासत उससे पहले ही पूरी गरमाती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से देखें कि सभी पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी घोषणाएं की जा रही हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले 2 घोषणाएं की थी। सम्मान निधि को, महिला सम्मान निधि को लेकर एक और घोषणा की थी, जिसके बाद एक घोषणा अब की है कि पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए जो प्रतिमाह है वो दिया जाएगा, लेकिन इस पर भी अब सियासत गर्मा रही है। देखिए जया, एक बड़ा मुद्दा है ये दिल्ली चुनावी दंगल से पहले जिस तरीके से घोषणाओं का अंबार लगाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से एक के बाद एक उन्होंने घोषणाएं की हैं। कुल मिलाकर अभी तक अगर देखें तो बड़ी 5 घोषणाएं शामिल हैं जो उन्होंने की है, चाहे वो महिला सम्मान निधि से जुड़ी हो, संजीवनी योजना से जुड़ी हो, दिल्ली वासियों के लिए बिजली पानी से जुड़ी हो। दूसरी तरफ अगर देखें तो वो जो ताजा घोषणा है सिख और जो पुजारी यानी हिंदू वर्ग उसको साधने की एक बड़ी कोशिश उनकी तरफ से की गई है, क्योंकि अलग अलग वर्ग के लिए कुछ ना कुछ घोषणाएं लगातार अरविंद केजरीवाल कर रही हैं और निशाने पर एक वोट बैंक खासतौर से उसको देखें तो वो है। और राजनीति में ऐसा होता भी अमूमन चुनावी लड़ाई से पहले, जब आपको जंग में उतरना है उससे पहले, जब तक आपके हाथ में सत्ता है तब तक अपने वो बड़े वादे सामने लाएं जिससे जरिए वो लोक लुभावन जो ऐलान है वो कर सकें, उसको वोट बैंक में तब्दील कर सकें। इसीलिए अरविंद केजरीवाल एक माहिर खिलाड़ी की तरह समय समय पर अपनी योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और ये जानकारी भी है कि आने वाले समय में वो बस मार्शल और इसके अलावा अध्यापकों के लिए जो संविदा अध्यापक है उनके लिए भी बड़े ऐलान कर सकते हैं। एक चौंकाने वाली जानकारी ये भी है कि बीजेपी जो अपना घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है, संकल्प पत्र, उसमें ये घोषणा पत्र में ग्रंथियों पुजारियों के लिए बड़े ऐलान करने वाले थे। चौंकाने वाली जानकारी है, क्या इसकी खबर लग गई थी अरविंद केजरीवाल को, इसलिए उन्होंने उससे पहले ऐलान कर दिया और अब बस मार्शल और जो संविदा अध्यापक हैं उनके लिए वो बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कुछ और बड़े ऐलान अरविंद केजरीवाल की ओर से किए जाएंगे। तो चुनावी टाइमिंग है और जिस तरीके से चुनाव ज्यादा दूर नहीं है उससे पहले घोषणाएं यहां पर की जा रही हैं और वोट बैंक को साधने का बिल्कुल सीधे तौर पर मकसद दिखाई देता है। दूसरा, अगर देखें जो पुजारी और जो ग्रंथी इनके लिए आज ऐलान हुआ है 18,000 रुपए पर मंथ का ऐलान किया गया है। बीजेपी ने इसको धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ा है। बीजेपी की ओर से जो प्रदेश बीजेपी की ओर से जो बयान है वो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी जो है वो इस वर्ग को लेकर विशेष सतर्क थी दिल्ली में खास तौर से, और इसलिए वो घोषणाएं करने की तैयारी कर रही थी। क्या इसको भांपते हुए ये घोषणाएं की गई हैं, एक बड़ा सवाल है। और इसीलिए यहाँ पर जो 10% करीब वोट बैंक सिखों का ये माना जाता है, उसको बड़ा मैसेज देना था पॉलिटिकली, इसलिए घोषणा की गई है। 70% वोट बैंक हिंदू वर्ग, उसको साधने के लिए मैसेज दिया गया है। धार्मिक ध्रुवीकरण के लिहाज से अगर देखें, बीजेपी इसमें माहिर मानी जाती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन घोषणाओं के जरिए उस वोट बैंक में सेध लगाने की एक बड़ी कोशिश की है। कितनी कारगर रहेगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन घोषणाओं के जरिए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। रणनीति बनाती नजर आ रही है बीजेपी, और माना जा रहा है कि वो जो अपना संकल्प पत्र होगा उसमें बड़े ऐलान करेगी। खासतौर से जिस तरीके से हमने देखा कि मनोज तिवारी का बयान आया और उन्होंने कहा भी कि वो 5
5 गुना दिल्ली वासियों को उन योजनाओं से ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ लोक लुभावन वायदों की बात है? दिल्ली वासियों को इसका फायदा होगा या वोट को लेकर जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं? आज हमने देखा है कि यहाँ पर जिस तरीके से प्रवेश वर्मा वो आक्रामक नजर आए। इसके अलावा कांग्रेस नेता की बात करें, संदीप दीक्षित का भी बयान आया कि दिखावे की राजनीति है ये, और इसमें उन्होंने जोड़ दिया मौलवियों ने जो प्रदर्शन किया, यानी उनकी सैलरी तो दी नहीं जा रही, फिर ये नए वादे कैसे हो रहे हैं? दूसरा बड़ा सवाल है कि जो वादे किए जा रहे हैं उनके लिए पैसा, उसका इंतजाम और उसको लेकर वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? क्या केवल चुनावी वादे हैं? लेकिन फिलहाल तो बहती चुनावी गंगा है और इसमें हर कोई अपने वायदों के पिटारे लेकर तैयार दिखाई देता है, और उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा राजनीतिक तौर पर बना लिया। निश्चित तौर पर उसकी काट के लिए अब कांग्रेस और बीजेपी क्या बड़ी घोषणाएं करेंगी, उन पर नजरें रहने वाली हैं। अब बिल्कुल इस पर नजरें टिकी रहेंगी कि इससे ऊपर और क्या घोषणाएं बीजेपी और कांग्रेस कर सकती है प्रणय, क्योंकि जिस तरह से देखें कि अब राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा गर्माहट देखने को मिल रही है। फिलहाल सर्दी का मौसम है, लेकिन अब जिस तरह से देखें कि चुनाव करीब है, तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन वादे दावे पहले से ही किए जा रहे हैं। अब जिस तरह से कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल ने ये नया वादा कर दिया, लेकिन इससे पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है कि पहले जो 2 वादे किए गए थे, 2 योजनाओं के लिए कहा गया था, उस पर आपने हाथ खड़े कर दिए। कई वादे पंजाब में किए गए थे, वो आज तक पूरे नहीं हुए, और जो 2 वादे पहले योजनाओं के किए थे उस पर जांच की बात कही जा रही है, और तीसरा वादा आप पहले कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जया, उससे पहले एक जानकारी मैं दे दूं दर्शकों को। इस वक्त दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर और उनसे मुलाकात करने के लिए बड़ी संख्या में पुजारी पहुंचे हुए हैं, और जो योजना वो लेकर आए हैं जिसमें 18,000 रुपये हर महीने देने की जो घोषणा है, जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई है, उसके लिए उनका वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं, भले ही तापमान में गिरावट हो रही हो जया राजधानी में, लेकिन राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है, और जो घोषणाएं हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से या यूं कहें आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले समय को लेकर, वो घोषणाएं कहीं ना कहीं इस तापमान को बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। निश्चित तौर पर इन सभी मुद्दों को लेकर चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो वो घेरते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जैसा अभी प्रदीप जी ने भी कहा, इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल अभी तक दोनों राजनीतिक दलों से वो आगे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, और अभी भी वो डिफेंसिव होके नहीं बल्कि अटैकिंग मोड में वो हैं। और लगातार जिस तरह से चाहे घोषणा की बात हो या आरोपों की बात हो, या हमने ये भी देखा कि वोट काटने को लेकर और जुड़वाने को लेकर भी जो राजनीति हो रही है उसे लेकर भी वो मुखर होकर जिस तरह से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल किसी भी हाल में इस मोड में नहीं है कि 10 साल उनकी सरकार है, कहीं भी एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर होगा, ऐसा कुछ भी ना वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो ऐसा चाह रहे हैं कि लोग इस बारे में सोचे भी। यही कारण है कि हम ये देख रहे हैं, चाहे महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना हो, या फिर अब पुजारियों को लेकर जिस योजना का आज घोषणा करी है, और कल बकायदा वो मंदिर पहुंचेंगे। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि कल वो कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर से ही पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का भी वो के रजिस्ट्रेशन भी वो शुरू करते हुए नज़र आएंगे। तो देखिए, पूरा परसेप्शन का ही खेल होता है राजनीति के अंदर, और अगर हम परसेप्शन की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी आगे चलती हुई नज़र आ रही है। ये बात ज़रूर है कि चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें तो उनके पिटारे में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाले समय में वो जनता के सामने रखते हुए नज़र आएंगे। लेकिन फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक घोषणा करके विपक्ष को कहीं ना कहीं और कमज़ोर करते हुए और ख़ुद को मजबूत करते हुए और दिखाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को, अपने आप को मजबूत दिखाने की, मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि ये प्रश्न मेरा भी है और बीजेपी की तरफ से भी ये किया गया कि चुनाव आते ही ये बड़े बड़े दावे वादे करने लगते हैं। अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए बड़ा वादा किया गया है, इससे पहले आप लोग कहाँ रहते हैं? देखिए जया,
इतनी बात तो साफ है कि जब कभी भी हम राजनीति में देखते हैं, जब सत्ताधारी दल चुनाव की ओर आगे बढ़ता है, मैं फिर से कह रहा हूं, जब सत्ताधारी दल चुनाव की तरफ आगे बढ़ता है तो वो एक के बाद एक कई घोषणाएं लगातार करता है अपनी सत्ता में जो उसकी मौजूदगी होती है उसके दम पर। जो योजनाओं का लाभ वो अपनी जनता को दे रहा है उसका ज्यादा फायदा देने की घोषणा करता है, और ऐसा ही फायदा हम देखते हैं कि असामान्य तौर पर देखने को मिलता है। आज की डेट में हम देख रहे हैं कि अभी तक अरविंद केजरीवाल जो है 5 घोषणाएं कर चुके हैं, और अगर आप देखिए उनमें जिनमें कि बुजुर्गों को पेंशन मिलने की बात हो, या फिर इसके अलावा संजीवनी योजना हो, महिला सम्मान योजना हो, या दूसरी कई योजनाएं हो, तो जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं से परे अभी हम जितनी घोषणाओं को देख रहे हैं, 5 घोषणाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने किया है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी एक तरह से वो बीजेपी का एक सिस्टम कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी अपनी इस तरह की घोषणा जो है सामान्य तौर पर घोषणा पत्र में ही करती है। अब घोषणा पत्र में अगर वो ऐसी घोषणाएं करती है तो उसमें अब समस्या ये है कि अभी उसके ना तो चुनावों का ऐलान हुआ है, अभी ना तो कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ है, और अभी ना ही किसी और तरह की चीजों का ऐलान हुआ है। अब उसके सामने यह है कि अरविंद केजरीवाल की ओर से एक के सब बाद एक कई घोषणाएं हो चुकी हैं, जबकि वो अगर कोई घोषणा लाना भी चाहती है, जैसा कि मनोज तिवारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो दिल्ली वालों को मौजूदा सरकार से 5 गुना ज्यादा तक देने को तैयार हैं, लेकिन बावजूद यह है कि जनता के सामने वो घोषणाएं कब आएंगी? वो घोषणाएं अगर ट्रेडिशनल तरीका देखा जाए तो मिड चुनाव में आएंगी, और मिड चुनाव तक शायद दिल्ली की जनता के सामने ये थोड़ा सा लेट भी हो जाए। अभी की जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, लाडली योजना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बीजेपी से, लेकिन आम आदमी पार्टी ने महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी है। आज उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों के लिए भी कर दी है। जब आम आदमी पार्टी सरकार ने इमामों के लिए सैलरी की घोषणा की थी, उस वक्त केजरीवाल सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा था भारतीय जनता पार्टी ने और सभी ने कि आखिर पुजारियों को क्यों नहीं मिल रहा है। अब इस चुनाव में उन्होंने पुजारियों को भी कवर कर दिया है, तो कुल मिलाकर उन्होंने जो अपने चुनाव की अप्रोच को रखा है वो सर्वसमावेशी रखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गलतियां पिछली बार हुई थी उनको वो इस बार रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखे आम आदमी पार्टी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिससे वो अछूते रह जाए, क्योंकि युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, और तमाम अगर बात करें अब तो पुजारियों और ग्रंथियों के लिए भी एक योजना का ऐलान कर दे, यानी कि हर एक कॉर्नर को टच करना चाह रहे हैं, यानी कि कोई भी कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए 5 योजनाओं का जिक्र बार बार हो रहा है। एक बार दोहरा दूं कि 5 योजनाएं जो बड़े ऐलान किए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से अभी तक, महिलाओं के लिए 2100 रुपये, इसके अलावा संजीवनी योजना जो है उसमें 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को फ्री इलाज, इसके अलावा बुजुर्गों के लिए पेंशन स्कीम, 24 घंटे दिल्ली वासियों के लिए साफ पानी, और पुजारी और ग्रंथियों के लिए जो आज ऐलान हुआ है वो शामिल है। तो कुल मिलाकर ये 5 बड़े घोषणाएं हैं। जो बस मार्शल की हम बात कर रहे हैं और जो संविदा अध्यापक उनकी बात कर रहे हैं, इसको अभी आने वाले दिनों में कभी भी ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, ये जानकारी मिल रही है। दूसरा, जो अभी बीजेपी ने आरोप लगाया है ये ऐलान होने के बाद, और जिस तरीके से उन्होंने इस पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगाए हैं, वो बड़ा दिलचस्प पहलू है, क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि जिनकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही है उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ रही है। तो ये जो बेस पॉइंट था ये बीजेपी का रहा है। अब इसमें सेल लगा रहे हैं केजरीवाल, ये जो आज का ऐलान है हर वर्ग को साधने के लिए। तो ये आपको समझना होगा कि इसका वोट बैंक पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा और इसके जरिए क्यों अरविंद केजरीवाल ने ये बड़े ऐलान किए हैं। दूसरा, मैंने पहले भी जिक्र किया है कि कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र बीजेपी का तैयार हो रहा है और उसमें ये ऐलान किए जाने थे, संभावित थे, उनको खबर कैसे लग गई या केजरीवाल को ये जानकारी मिल गई पहली और इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया, और जो उनको मुद्दे बैकफुट पर ला सकते हैं उसलिए उन्होंने वो अपना बेस पॉइंट चुन लिए हैं और उस पर वो बैटिंग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है दिल्ली के चुनाव का कि पिछले दिनों हमने जब शुरुआत की थी तब जो यहाँ पर कानून व्यवस्था का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, अलग अलग मुद्दे छाए हुए थे, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव की ओर हम जा रहे हैं तो वैसे वैसे अपनी पिच तैयार करते हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल दौर रहेगा राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासतौर से बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, उनको काउंटर कैसे करना होगा, क्योंकि वो सिर्फ ये दिखा के कि छलावी की राजनीति कर रहे हैं केजरीवाल या वो महाठग है ये कहकर ही केवल उन आरोपों को वो साबित नहीं कर सकते या काट नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह की पॉलिटिक्स केजरीवाल करते हैं
वो मुश्किल बढ़ाएंगे आने वाले दिनों में, ये लगता है। और उन्होंने एक बड़ी कामयाबी ये दिखाई दे रहा है अब तक जो हम देख रहे हैं कि जो उनके बेस पॉइंट थे उन मुद्दों से हटाते हुए वो अपने मुद्दों पर ले आए हैं, केंद्रित कर लिया है इस दिल्ली के चुनावी लड़ाई से पहले। और ये एक निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी, उनके रणनीतिकारों के लिए एक उनको क्रेडिट देना होगा, आपको कहना होगा कि हाँ, निश्चित तौर पर उन्होंने इस चुनाव में मुद्दों को बदलते हुए अपने बेस पॉइंट पर अपनी पिच बनाकर खेलना शुरू कर दिया है। और निश्चित तौर पर इसके लिए राजनीतिक तौर पर एक जो आप कहते हैं कि जब दो पक्ष लड़ाई लड़ते हैं या फिर खेल के मैदान में, तो जो अच्छा खेलता है आपको बतौर उसकी तारीफ करने का एक मौका मिलता है। तो वो तारीफ यहाँ पर निश्चित तौर पर देखने को मिल रही है, जो उनके राजनीतिक विरोधी भी कहीं ना कहीं अब भाप रहे हैं। दूसरा एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर जो लिस्ट आई है उम्मीदवारों की, कांग्रेस ने 47 उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किए? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। सूत्र तो ये दावा कर रहे हैं कि कुछ ऐसे टिकट हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है और इसीलिए ये थोड़ा वक्त लगा है। और इसलिए बीच में हमने देखा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनका देहावसान और उसके बाद कुछ रणनीति बदली है। दूसरा ये भी है कि अब बीजेपी को अपने अध्यक्ष पद के लिए भी कदम आगे बढ़ाने हैं और कई राज्यों में वो प्रक्रिया पूरी हो रही है जहां पर संगठन में फेरबदल करना है। तो कहीं ना कहीं ये चुनावी ये जो टाइमिंग है अध्यक्ष पद को लेकर और ये जो पूरा संगठन में फेरबदल का वो है, ये दिल्ली के चुनावी टाइमिंग से जुड़ा हुआ पेच आ रहा है। तो अब ये भी साधने की चुनौती बीजेपी के सामने देखने को मिलेगी। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको इस चुनावी दंगल से जोड़कर देखा जा रहा है और निश्चित तौर पर इसमें आने वाले वक्त में आप तमाम उतार चढ़ाव देखने वाले हैं। बिल्कुल, तमाम उतार चढ़ाव साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा तो यही फेरबदल देखने को मिल रहा है क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन उम्मीदवारों की जो सूचियां है वो सामने आने लगी। प्रणय, जिस तरह से देखिए अभी इसका जिक्र प्रदीप ने भी किया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 70 उम्मीदवार आ गए, कांग्रेस के 47 आ गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी योजनाएं भी सामने रखी जा रही है, लेकिन बीजेपी ने अभी सभी चीजें गुप्त रखी हैं, कोई भी चीजें अभी सामने नहीं रखी हैं। बिल्कुल। और देखिए, हालांकि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है जया, जैसा आपने भी कहा कि अक्सर ये पहले देखा जाता था कि चुनाव की घोषणा हो जाती थी, उसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होती थी। और इस बार ही ऐसा देखने को मिल रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी इतनी जल्दी अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए और कांग्रेस पार्टी भी 40 से ज़्यादा उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। बीजेपी देखिए सब पूरा गुणा भाग देखकर ही वो सारी चीज़ें करेगी और ना सिर्फ उम्मीदवारों को लेकर बल्कि कौन सा, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स का जो पैनल बनाया था जया, उसे लेकर ही काफ़ी हद तक जो कई सीट्स हैं उस पर चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ सीटों को लेकर पेच फंसा है और पार्टी को इस लिस्ट को जारी करने की कोई ऐसी अभी जल्दबाजी भी नहीं है जैसे कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और हो सकता है कि अभी और भी वक्त लगे बीजेपी की पहली सूची आने में, क्योंकि अभी तक चुनाव की भी घोषणा नहीं हुई है। तो ऐसे में आप देख रही होंगी कि खुद प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या बीजेपी के सांसदों की बात करें तो वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और लगातार जो भी आरोप लगते हैं उसका वो पलटकर जवाब देते हैं। तो ये देखना होगा। और हमने ये भी देखा है कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस में भी थोड़ी सी जान आई है, खासतौर से जब से संदीप दीक्षित नई दिल्ली से मैदान में उतरे हैं और उसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल से मिलकर जो शिकायत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दी है, तो उसके बाद से कांग्रेस के बारे में भी जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं और पार्टी ने भी अपने मजबूत उम्मीदवारों को, मजबूत चेहरों को मैदान में उतारा है। तो देखना बहुत दिलचस्प रहेगा जया इस बार की क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय बन पाता है या फिर यह त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पर ही बस निपट कर रह जाएगा और कांग्रेस का रिवाइवल इस बार में मुश्किल होगा। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल ललित आपसे लेंगे और जल्दी से इसका जवाब लेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरह से देखिए ललित, अब दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला तो साफ तौर से देखने को मिल रहा है जब से कांग्रेस एक्टिव हुई है, लेकिन अब जो सियासत वो काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक एक करके अरविंद केजरीवाल की योजनाएं सामने आ रही है और सभी योजनाओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, सवाल खड़े करना तो विपक्ष का काम है और वो करेंगे भी इसमें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी घोषणा करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। जो कुछ भी है वो अपने घोषणा पत्र के जरिए लेकर आएंगे। अब कांग्रेस पार्टी का भी कुछ वैसा ही है, उनके भी मैनिफेस्टो पर काम चल रहा है।
तो वो भी अपने मैनिफेस्टो को चुनाव की घोषणा के बाद ही लेकर आएंगे, क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद तकरीबन 40 से 45 दिन का चुनावी कैंपेन होता है। तो पूरे उस कैंपेन में भी आपके पास ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो आपके चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ा सके। लेकिन बात यह है कि जहां तक हमारे दोनों साथियों ने अपना अपना इनपुट दिया इस पूरे मामले में कि बीजेपी की जो सूची है, तो बीजेपी की सूची को लेकर जो है कई तरह के कयास हैं। कई जानकार ये बता रहे हैं कि 5 तारीख को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक रैली होनी है। पहले ये जो 2 रैलियां होनी थी, अब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद क्योंकि वो पोस्टपोन हो गई, अब 5 तारीख को एक रैली होनी है और उस 5 तारीख की रैली के बाद बीजेपी जो है अपनी सूची जारी कर देगी और उसके बाद ही तुरंत जो है सीईसी होगी और सीईसी के बाद जो है नई बीजेपी अपनी सूची जारी कर देगी। पहले चरण में तकरीबन 2 दर्जन उम्मीदवार सामने आएंगे और उसके बाद हो सकता है कि चुनाव का ऐलान हो जाए, तो फिर उसके बाद पूरे 70 के 70 मैदान में आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर एक बात अगर देखी जाए तो आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए जो केजरीवाल सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, इसने कहीं ना कहीं अब बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है, उन्हें भी इस बार चुनाव में कुछ ऐसा लेकर आना पड़ेगा जो उसको बिल्कुल टक्कर दे पाए, सारे तबकों पर अपना क्लेम कर सकें। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस पीछे रहने वाली नहीं। अब देखना होगा कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या कुछ होता है। बहरहाल पूरी चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया, क्योंकि अब केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ये बड़ा ऐलान कर दिया है। 18,000 रुपए देने का वादा किया गया, लेकिन ये जो दावे और वादे किए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर कितने कामयाब होते हैं, कितने पूर्ण होते हैं, ये तो चुनाव के बाद ही बताएगा और ये वक्त बताएगा। बहरहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।